Hello guys, hello dear student. Today we will going to read chapter number 7. Chapter name is Post Independence India. This chapter is from ninth standard Social Science Gujarat Board. Dear student, if you didn't subscribe this channel, then first all of you subscribe this channel and you get all translation of chapters of the standard ninth. And keep continue with us for this chapter translation. Okay, let's start translation. फर्स्ट ऑल ऑफ नेम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का मतलब होता है कि स्वतंत्रता के बाद में भारत की क्या स्थिति थी स्वतंत्रता के बाद में, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एंड कीप कंटिन्यू विद अस। हमारे साथ बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो में। द आर्टिकल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1947। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जो आर्टिकल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आर्टिकल है वो 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल के अनुसार इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इट्स एग्जिस्टेंस। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रीय अस्तित्व में आए। देयर वर टू मेजर प्रॉब्लम बिफोर द कंट्री। देश के सामने दो मुख्य प्रश्न खड़े हुए। कौन कौन से थे वो दो मुख्य प्रश्न? सी हियर, फर्स्ट इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के अनुरूप संविधान निर्माण करना। सेकेंड, टू पुट एन एंड टू द sovereignty of British Empire on the princely state and merging them into making an intact India। भारत की रियासतों पर से ब्रिटिश ताज की सार्वभौम सत्ता का अंत होने से उन्हें भारत संघ में जोड़कर अखंड भारत का निर्माण करना। जो भारत में उस समय छोटी छोटी रियासतें थी उन सभी को मिलाकर के एक भारत का निर्माण करना। ये दो जो है, एक तो संविधान का निर्माण और भारत को जोड़ना, बहुत ही प्रमुख, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंजेस थे उस समय भारत के सामने। At that time, there were 562 princely states. 48% princely states had states in the total area of India. 20% of India's population resided in these princely states. उस समय देशी राज्य रियासतों की संख्या थी 562 और स्वतंत्र तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% क्षेत्रफल देशी राज्यों के क्षेत्रफल का था। उसी तरह से भारत की कुल जनसंख्या का 20% जनसंख्या देशी राज्यों की थी। 20% जो संख्या थी वो देशी राज्यों की थी और टोटल जो एरिया था वो 48% था देशी रियासतों का। कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर वर बिग स्टेट। उस समय जो बिग स्टेट्स थे वो कौन कौन से थे? कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर। अदर स्टेट वर स्मॉल, और दूसरे स्टेट स्मॉल थे, छोटे थे। There were states which were too small and were as village in form. It was a mammoth task to convince these kings and Nawab. Moreover, it was to be done very speedily. ऐसे भी राज्य थे जिनका कद एक छोटे से गांव से भी छोटा था, मतलब काफ़ी सारे राज्य थे उसमें। इन राज्यों के राजा नवाबों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए समझाने का कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य था और ये काम भी बहुत तेज़ी से करना था क्योंकि भारत को उस समय जोड़ने का काम चल रहा था। मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी सभी रियासतों को एक कर लिया जाए ताकि एक भारत का निर्माण हो। आफ्टर गैनिंग इंडिपेंडेंस, महाराजा भावनगर कृष्ण कुमार सिंह वॉज द फर्स्ट किंग टू स्टार्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 15 जनवरी 1948। स्वतंत्रता प्राप्त होने पर सर्वप्रथम भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह ने भावनगर में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की थी। कब की थी? 15 फरवरी 1948 में। भावनगर स्टेट वॉज मर्ज्ड विद यूनाइटेड स्वराष्ट्र स्टेट विच वॉज क्रिएटेड ड्यू टू एफर्ट ऑफ सरदार पटेल। 15 फरवरी 1948 सरदार पटेल के प्रयत्नों से संयुक्त स्वराष्ट्र राज्य की रचना होने से भावनगर राज्य उसमें विलीन हो गया। सबसे पहले क्या बना? स्वराष्ट्र बना और उसमें भावनगर जो था राज्य वो उसमें मिक्स हो गया।
The event of formation of United Saurashtra State was described by Jawaharlal Nehru as the most notable merger in contemporary history. सौराष्ट्र राज्य की रचना इस घटना को जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट उल्लेखनीय एकीकरण माना था. Sardar Vallabhbhai Patel appealed to the king and Nawab of the princely state that they should voluntarily forsake their respective state in the interest of their subject and the union of इंडिया. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी राजाओं से अपील की कि उसने शासन में रहने वाली प्रजा और भारतीय संघ के हित में वे अपने राज्य को स्वेच्छापूर्वक भारत संघ में शामिल होने की सम्मति दे दे. भारत एक संघ है और उन्होंने सभी राजाओं नवाबों से ऐसा कहा कि आप अपनी इच्छा से भारत में शामिल हो जाओ. ही स्टिमुलेटेड नेशनलिज्म. उन्होंने राजाओं में देशभक्ति जागृत की. King, Rajwadas and Nawab contributed in the making of a strong, integrated and prosperous India. और फिर उसमें क्या हुआ कि राजा रजवाड़ों को एक मजबूत, अखंड और समृद्ध भारत की नींव रखने में सहयोग देने के लिए कहा गया. सरदार पटेल assured them to protect their rights and interests. सरदार पटेल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपके राइट्स को और आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी. सरदार पटेल एंड ही सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट मिस्टर P.V. Menon prepared the draft for attachment board and status quo agreement. Concerned minister and a joint committee of king gave a final shape to this. King were very happy by this draft. Except Kashmir, Hyderabad and Junagadh, 559 princely state accepted this instrument of accession and joined the Union of India. सरदार पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की सहायता से दस्तावेज और जैसे थे समझौता का मसौदा तैयार किया गया. उससे संबंधित मंत्री और राजाओं की संयुक्त समिति ने उनको अंतिम स्वरूप दिया. सभी ने मिलकर के उसको एक फॉर्म के रूप में बनाया, लास्ट स्वरूप दिया. राजाओं को इन शर्तों को से संतोष हुआ. जो उसमें जो कंडीशंस रखी थी उन कंडीशन से सभी राजा संतुष्ट थे. हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के अलावा जितने भी जो 559 राज्य ने उसे स्वीकार कर लिया और भारत संघ में अपने राज्य को विलीन कर दिया. मतलब इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे इम्पोर्टेंट हाथ था जिन्होंने कि एक भारत बनाया. सभी उस समय भारत में जितने जो छोटी छोटी रियासतें थी उन सभी को एक किया. सभी राजा नवाबों को, रजवाड़ों को, सबको तैयार किया कि हम एक भारत बने. फिर अब है मर्जर ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर. अभी हमने जैसे यहाँ पे देखा कि कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ इन सबको छोड़ करके बाकी सभी रियासतें एक हो गई थी. अब हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये कैसे हमारे इंडिया में आई उसके बारे में हम पढ़ते हैं. हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर का जुड़ना. सबसे पहले पढ़ेंगे हम हैदराबाद के बारे में. निज़ाम ऑफ हैदराबाद विद इट्स स्टेट फ्रॉम साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August. दक्षिण भारत में स्थित हैदराबाद राज्य के निजाम ने अपने राज्य को 15 अगस्त को स्वतंत्र घोषित किया. एज पर इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन इट वॉज बाउंड टू जॉइन इंडिया. उसकी भौगोलिक परिस्थिति की ओर ध्यान देने पर ऐसा लगा कि उसे भारत में जुड़ना चाहिए. बट द फैक्ट वॉज ब्रॉट टू देयर नोटिस दैट हैदराबाद वोंट बी एबल टू रिमेन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एज इट इज़ सराउंडेड बाई इंडियन टेरिटरीज. वह चारों ओर से भारतीय संघ के प्रदेशों से घिरे होने के कारण वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नहीं टिक पाएगा. कौन? हैदराबाद नहीं टिक पाएगा. द निज़ाम क्लियरिफाइड द मैटर बाय सेइंग दैट in case the country is divided, then owing to geographical reasons they would not be able to join Pakistan and they would not be able to join India owing to ideological reasons.
इसका ध्यान दिलाया गया, परंतु निजाम ने स्पष्टता की कि देश का विभाजन होगा तो भौगोलिक कारण से पाकिस्तान में और वैचारिक कारण से भारत में नहीं शामिल हो सकेगा। उसने बोला कि मैं भौगोलिक रूप से इंडिया में शामिल पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकता और वैचारिक रूप से मैं इंडिया में शामिल नहीं हो सकता। Ideological reason. Under such circumstances, they would प्रीफर टू रिमेन इंडिपेंडेंट। इसी कारण उन्होंने बोला कि मुझे स्वतंत्र ही रहना है। नेगोशिएशंस बिगेन विथ निज़ाम। अब निज़ाम को लेकर के क्या हुआ कि जब निज़ाम ने बोला कि नहीं, हमें तो ये ना ही तो पाकिस्तान के साथ मैं रह पा रहा हूँ, ना ही मैं इंडिया के साथ रह पा रहा हूँ, इसलिए मुझे तो स्वतंत्र ही रहना है। अब क्या हुआ कि निज़ाम के साथ में बातचीत शुरू हो गई। सरदार पटेल ब्लंटली स्टेट टू द नेगोशिएटर of the Nizam that people of Hyderabad are eager to be with the Union of India। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निज़ाम से बात की, उस समय जो हैदराबाद की जनता थी, हैदराबाद के लोग थे, वो ये चाहते थे कि हमें भारत में सम्मिलित हो जाना है। मीनवाइल द निज़ाम ऑफिसर स्टार्टेड कमिटिंग एट्रोसिटीज़ ऑन द पीपल ऑफ हैदराबाद। Ultimately, Hyderabad was merged with the Union of India by using police force on 18 September 1948। निज़ाम को समझाने के लिए जब बातचीत शुरू की गई, निज़ाम की ओर से बातचीत करने वालों को सरदार पटेल ने स्पष्ट बताया कि हैदराबाद की जनता भारतीय संघ में मिले और इसी में सबका भला है। निज़ाम के अधिकारियों और सेना ने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी असहनीय बन गई और असह्य बनने पर परिस्थिति से तंग आकर भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला दिया। कब मिलाया? 18 सितंबर 1948 को। सरदार पटेल assured the Nizam to protect all their interests। Kanhaiya Lal Munshi played a very crucial role in the entire episode. After the reforming of state 1956, the state of Hyderabad was later included in Andhra Pradesh। निजाम को उसके हितों की रक्षा का विश्वास दिलाया गया, उन्हें अश्योर किया गया कि आपके हितों की रक्षा हम करेंगे। इसमें कन्हैया लाल मुंशी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद राज्यों की पुनर्रचना 1956 होने से हैदराबाद राज्य को आंध्र प्रदेश में मिला लिया गया। फिर अब हम पढ़ेंगे जूनागढ़ के बारे में। On the day of independence, the Nawab of Junagadh wrote an instrument of occasion to join Pakistan. Pakistan in turn gave them consent। जूनागढ़ सौराष्ट्र में शामिल है। जूनागढ़ कहाँ पे शामिल है? सौराष्ट्र में। उसके नवाब ने अपने राज्य को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का पत्र लिखा। जो नवाब है वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़े। पाकिस्तान इन टर्न गेव देम कॉन्सेंट। पाकिस्तान ने भी उनको स्वीकृति दे दी कि ठीक है, डन। सरदार पटेल डिसाइडेड टू टेक काउंटर मेजर अगेंस्ट दिस। पीपल ऑफ जूनागढ़ लिविंग इन मुंबई एस्टैब्लिश्ड आरजी हुकूमत इन मुंबई। मुंबई से जूनागढ़ के नागरिकों ने जूनागढ़ को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए आरजी हुकूमत की स्थापना की। ड्यूरिंग दिस सेम शेख्स ऑफ मैंग्रोल एंड मानवदार डिक्लेयर देयर विश टू ज्वाइन द यूनियन इंडिया। और उसी समय वहाँ पे जो राजा और लोगों ने नवाब को पाकिस्तान के साथ जुड़ने का विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि हम तो इंडिया के साथ ही जुड़ेंगे। जो शेख थे, मैंग्रोल थे, मानवदार थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। इंडियन सोल्जर एंड नेवी हु वर पोजिशन्ड टू प्रोटेक्ट मानवदार एंड मैंग्रोल besides the Junagadh state, the Nawab of Junagadh fled to Pakistan। अब जब उन लोगों की इच्छा थी कि हमें इंडिया में ही जुड़ना है, तो भारतीय सैन्य नौसेना ने जूनागढ़ के चारों तरफ से जूनागढ़ को घेर लिया। जूनागढ़ का नवाब कहाँ चला गया? फ्लैट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान चला गया। ऑन 9th of November 1947, referendum of people of Junagadh was taken।
Thus, Junagadh's merger with the Union of India was made possible owing to Sardar Patel's guts and tremendous will of people of Junagadh. फिर बाद में लोकमत लिया गया जिससे प्रचंड बहुमत से भारत में मिलने के पक्ष में मत मिला और इस तरह सरदार पटेल की बुद्धिमानी और जूनागढ़ के नागरिकों की प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय हो गया। जूनागढ़ पूरा हो गया, हैदराबाद पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में हम आज दिन तक यही कर रहे हैं कि हम इसे पूरा भारत में मिला लेना है। कश्मीर हमारे भारत में ही है, फिर भी आज भी पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव रहता है कश्मीर को लेकर के। अब हम पढ़ते हैं कश्मीर के बारे में। द इशू ऑफ कश्मीर वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल। कश्मीर का जो इशू है वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है अभी तक। राजा हरी सिंह ऑफ कश्मीर वॉज इंडेसिव मीन वाइल पाकिस्तान अटैक कश्मीर। कश्मीर के महाराजा हरी सिंह डोगरा जो है उन्होंने भारत में मिल जाना उसके ऊपर उन्होंने अब साइन नहीं किए थे। मीन वाइल पाकिस्तान अटैक कश्मीर, और इसी कारण से पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया। राजा हरी सिंह रिक्वेस्टेड फॉर मिलिट्री असिस्टेंट टू प्रोटेक्ट जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट पाकिस्तान अटैक। फिर राजा हरी सिंह ने पहले तो साइन किए नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर पे तब हरी सिंह ने कहा कि हमें मिलिट्री दे दो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से बचाने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसिस्टेड दैट राजा हरी सिंह शुड फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एंड देन द इंडियन आर्मी कुड बी सेंड। फिर जो सरकार थी उन्होंने कहा कि राजा से ये कहा कि आप पहले भारत का जो एकीकरण है इसमें साइन कर दो, भारत में शामिल हो जाओ, उसके बाद में ही हम आपकी मदद करेंगे। वन ऑफ द क्लॉजेज इन इंस्ट्रूमेंट of accession was that after restoration of normal situation in Kashmir, plebiscite would be held for permanent merger with India। फिर जो राजा हरी सिंह थे उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए हस्ताक्षर करने के लिए भारत तरफ से कहा गया है। फिर लास्ट में जब हरी सिंह परेशान हो गया तो उसने क्या किया, भारत पे उस जो सम्मति पत्र था, जो विलय होने वाला जो विलय पत्र था उसके ऊपर उन्होंने साइन कर दिए। इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग द लेटर, फिर जब उन्होंने साइन किए तो उसके बाद में द इंडियन आर्मी प्रोटेक्टेड कश्मीर, इंडियन आर्मी ने कश्मीर को प्रोटेक्ट किया। बट पाकिस्तान हैड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड 1/3 पोर्शन ऑफ कश्मीर। तब तक पाकिस्तान कश्मीर का 1/3 भाग ले चुका था। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान बट लीगली दिस रीजन बिलोंग टू इंडिया एट दैट टाइम। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल था, परंतु लीगली ये वाला जो भाग था ये भारत के अंदर था, भारत में सम्मिलित था। बट द रेस्ट ऑफ कश्मीर वॉज सेफ, लेकिन जो भारत बचा हुआ कश्मीर है उसे बचा लिया गया। इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट पाकिस्तान इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द सिक्योरिटी काउंसिल सजेस्टेड फॉर ceasefire. Even today, Kashmir issue is a continuous issue in the relations between India and Pakistan. In this way, toward the end of 1948, political unity of India was established by various historical and non-violent movements. अभी आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कई भागों पर पाकिस्तान का अंकुश है, परंतु वह प्रदेश वैधानिक रूप से भारत का एक भाग है, जो कि अभी हमने देखा है और ये एक हकीकत है और ये सच है। भारत पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं कश्मीर को लेकर के हमेशा एक सुलगता हुआ प्रश्न रहा इस तरह, और ये प्रश्न तो पता नहीं कब सॉल्व होगा, लेकिन इस तरीके से 1948 के अंत से पहले भारत में राजनीतिक एकता सिद्ध हुई तथा अहिंसक ऐतिहासिक क्रांति पूरी हुई। मर्जर फ्रेंच एंड पोर्चुगीज कॉलोनीज। अब जो फ्रांसीसी और पुर्तगाली जो कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, उनका भारत संघ में विलय किस प्रकार किया गया उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। India emerged as an independent and sovereign state on
जनवरी 26 1950, 26 जनवरी 1950 तक में भारत के देशी राज्य रियासतों को भारतीय संघ में हम मिला चुके थे. But certain colonies of the French and Portuguese rule were still under their control. Union of India appealed the French controlled Pondicherry and Portuguese controlled the Daman and Goa to merge with India. परंतु यूरोपीय साम्राज्यवाद के कारण रह सहे प्रदेश फ्रेंच और पुर्तगाली के अधीन थे. भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त होने पर फ्रांस और पुर्तगाल की सरकारों को उनके अधीनस्थ भारतीय प्रदेशों को भारत को सौंप देने का अनुरोध किया गया. उनसे कहा गया कि आप दीव, दमन, गोवा, पांडिचेरी को भारत को सौंप दो क्योंकि ये भारत के राज्य हैं. पीपल ऑफ दीज कॉलोनीज वांटेड दिस सेपरेटली टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया. भारत को स्वतंत्रता मिली और उस समय जब स्वतंत्रता मिली थी तब फ्रेंच के अधीन प्रदेशों के लोगों की इच्छा थी कि वो भारत में सम्मिलित हो जाए. दे स्टार्टेड वैग्रोस मूवमेंट फॉर द पर्पज, और उसके लिए उन्होंने आंदोलन भी करना शुरू कर दिया. द फ्रेंच ट्राइड टू सप्रेस दीज फ्रीडम मूवमेंट. फ्रेंच जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस आंदोलन को दबा दिया जाए. इन अ मैमोथ मीटिंग organized at Pondicherry, people gave the French government the Hind छोड़ो लीव इंडिया स्लोगन 1948. और उस समय जब एक मीटिंग रखी गई पांडिचेरी में तब वहाँ के लोगों ने फ्रेंच गवर्नमेंट से कहा कि आप भारत छोड़ करके चले जाओ. द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड नेगोशिएशन फॉर पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ द पांडिचेरी इश्यू विद द फ्रेंच गवर्नमेंट. फिर जो भारतीय सरकार थी उन्होंने जो फ्रेंच सरकार थी उनसे ये कहा कि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं. बट पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. लेकिन फिर भी जब वहाँ के लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे. इन यानम पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन in their hand on June 13, 1954. फिर फ्रांस ने लोगों के मिजाज और भारतीय संघ के साथ जुड़ने की इच्छा, जो लोगों की इच्छा थी उसको देख करके उन्होंने भारत को सौंपने के लिए सोच लिया कि हम भारत को ये पांडिचेरी दे देंगे. द फ्रेंच गवर्नमेंट रियलाइज्ड पीपल रेज एंड वॉज कंपेल्ड टू स्टार्ट नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट. फिर उन्होंने भारतीय सरकार के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया. ऑल द फ्रेंच कॉलोनीज कराईकल, माए, यानम, चंद्रनगर वर हैंडेड ओवर टू इंडिया फॉर फर्दर रिकंस्ट्रक्शन एंड फर्दर दे वर टेकन अंडर यूनियन टेरिटरीज ऑफ पांडिचेरी. फिर फ्रेंच सरकार ने अपने 5 उपनिवेश पांडिचेरी, करिकल, चंद्रनगर, माहे और यन्ना भारत को सौंप दिए. भारत सरकार ने इन प्रदेशों का प्रशासन अपने हाथ में लिया और उसे केंद्र शासित संघीय प्रदेश के रूप में दर्जा दिया जो वर्तमान समय में जारी है. जैसे अभी हम पढ़ते हैं कि जो स्टेट होती है उसके बारे में और जो यूनियन टेरिटरीज होती है उसके बारे में, तो इसको क्या बना दिया, पौंडीचेरी को, दीव को, दमन को उन्होंने यूनियन टेरिटरीज बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया. With the reconstruction of Indian state, Pondicherry had Karaikal in Tamil Nadu, Mahe in Kerala, Yanam in Andhra Pradesh and Chandranagar in West Bengal. Pondicherry is the administrative center of all these territories. भारत के राज्यों की पुनर्रचना होने से पांडिचेरी कराईकल पांडिचेरी को जो है वो स्वतंत्र रखा गया. कराईकल को तमिलनाडु मिला दिया. सॉरी, स्टेट पांडिचेरी हैड कराईकल इन तमिलनाडु. तमिलनाडु माए को केरल में, यनम को आंध्र प्रदेश में और चंद्रनगर को पश्चिमी बंगाल में मिला दिया. इन सभी प्रदेशों का प्रशासनिक केंद्र किसे बनाया गया, पांडिचेरी को बनाया गया. अब देखिए, अभी हमने पांडिचेरी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे गोवा, दीव, दमन का विलय, मर्जर ऑफ दीव, दमन एंड गोवा. 15 अगस्त 1947 पॉलिटिकल लीडर एंड सत्याग्रहीज एंटर दीव, दमन एंड गोवा. 15 अगस्त 1947 को जो पॉलिटिकल लीडर थे और जो सत्याग्रही थे वो दीव, दमन और गोवा में गए. इन फ्री गोवा एजिटेशन 1000 ऑफ वॉलेंटियर्स डाइड. और गोवा को स्वतंत्र करो, इस आंदोलन में काफ़ी सारे वॉलेंटियर्स मारे गए. एज अटेम्प्ट सच एज नेगोशिएशन परस्यू
persuasion and satyagrahas proved to be unsuccessful. The Indian government decided to begin Operation Vijay to liberate Goa. फिर देखो, जब ये गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया गया तब काफ़ी सारे लोग शहीद हुए। पुर्तगाली शासकों का उस समय गोवा के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। इससे गोवा में परिस्थिति कैसी बन गई, बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक बन गई। फिर लास्ट में क्या किया कि भारत सरकार ने जनरल चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय शुरू किया। ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया। ऑन द मिडनाइट ऑफ दिसंबर 18, 1961 पोर्तुगीज गवर्नर दी सिल्वा सरेंडर टू इंडियन गवर्नमेंट। जो पोर्तुगीज गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को इंडियन गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया। द इंडियन आर्मी कैप्चर्ड गोवा, दमन, दीव एंड हॉस्टेड इंडियन फ्लैग देयर। फिर इंडियन आर्मी जो थी उन्होंने गोवा, दीव, दमन पे कब्जा कर लिया और हमारा तिरंगा वहाँ पे लहरा दिया। दस द लास्ट रिमेन ऑफ द मर्ज्ड विद यूनियन ऑफ इंडिया। और इस तरीके से ये अंत में यूनियन ऑफ इंडिया में सम्मिलित हो गए। भारत की धरती पर से पश्चिमी साम्राज्यवाद का भी अंत हो गया। Thus, the last remain of the western rule disappeared from the India. हमारे भारत में से जो वेस्टर्न थे उनका अंत हो गया। On 12th March 1962, Goa, Dadra, Nagar Haveli, Daman and Diu were merged with Union of India. These states were known as Union territories. On 30th May 1987, Daman Diu was separated from Goa. Thereafter, Silvassa was made the capital of Dadra. Nagar Haveli, Daman was made the capital of Diu, and Daman and Panji was made capital of गोवा। इस तरीके से राजधानियाँ इन यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल बनाई गई। फिर अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट, नए राज्यों की रचना। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारा भारत इंडिपेंड हुआ उसके बाद में जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो यूनियन टेरिटरीज है, वो किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से भारत एक किया गया। अब हम पढ़ेंगे नए राज्यों की रचना। इंडिया became independent and acquired information about unifications of princely state. भारत स्वतंत्र हुआ, देशी राज्यों रियासतों के एकीकरण की जानकारी हमने अभी इसमें प्राप्त की। इंस्टेड ऑफ acceptance unitary system, we had accepted union system of गवर्नेंस। भारत ने संघीय व्यवस्था स्वीकार की, इसलिए संघ के घटक ऐसे राज्यों की रचना पुनर्रचना करने की आवश्यकता वापिस से लगी। देयरफॉर द इश्यू ऑफ फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन ऑक्योर्ड। किसकी ज़रूरत पैदा हुई कि अब हमारा संविधान बनाया जाए। द erstwhile British provinces and princely state were divided into 4 divisions after the unification and merger. They are as follow. पहले के ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों का एकीकरण होने से बने राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जो कि निम्नलिखित है। ये देखिए, चारों राज्यों को हमने यहाँ पे समझा रखा है इस चैप्टर में। इसको अब हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट क्लास ABCD। जो स्टेट है उनको ABCD में बांटा गया। देखो, ए में कौन कौन से थे? मुंबई, आसाम, आंध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल वर इंक्लूडेड। फिर क्लास बी में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवनकोर, कोचीन एंड पेप्सू। फिर सी में अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड विंध्य प्रदेश। फिर डी में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड वर इंक्लूडेड। फिर इंटरेस्टली स्टेट इंक्लूड्स इन ऑल 4 क्लासेस डिड नॉट हैव इक्वल स्टेटस। ये सभी राज्य भारतीय संघ के अभिन्न भाग थे। इन 4 प्रकार के राज्यों का दर्जा एक समान नहीं था। हाउएवर दे वर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के
बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे। इन दिस वे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, इंडिया वाज द यूनियन ऑफ दिस स्टेट। और इसी तरीके से भारत के राज्य संविधान का अमल जब किया गया तब इन राज्यों को सबसे पहले ध्यान में रखा गया। इन दिस वे, इसी तरीके से व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम टू फोर्स, जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया, इंडिया वाज द यूनियन ऑफ दिस स्टेट, तो इंडिया ने इन सभी स्टेट को एक किया सबसे पहले। हाउ एवर दीज प्रूव्ड टू बी टेम्परेरी अरेंजमेंट, सबसे पहले इनका एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया। देयर आफ्टर अ न्यू डिमांड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, फिर उन्होंने क्या किया कि उसको रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया ताकि उसे और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इन 1953 जवाहरलाल नेहरू कंसिडर्ड द इश्यू ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फिर जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा कि अब जो हमारे स्टेट है उनको रीऑर्गेनाइज करने एक बहुत ही बड़ा मसला है, और इसके लिए उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस फैजल अली वॉज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। अभी जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसके चेयरमैन किसको बनाया गया? जस्टिस फैजल अली को। द अदर टू मेंबर ऑफ द कमीशन वर मिस्टर हरिद्यनाथ कुंजरू एंड मिस्टर के.एम. पानिक्कर। ये दो मेंबर और थे रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। दिस कमीशन आस्क्ड ऑल द स्टेट टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन थ्रू वेरियस पब्लिक ओपिनियन व्यू एंड थ्रू पोस्टल इंटरेक्शन। फिर उन्होंने, इस कमीशन ने सभी राज्यों को ऐसा कहा कि आप आपका ओपिनियन, आपकी ज़रूरतें, आपकी जो प्रजा है उसका ओपिनियन ये और उनके व्यूज़ हमें पोस्ट लिख करके पोस्ट कर दो। अबव ऑल बिलिंगुअल मुंबई स्टेट वॉज रिफॉर्म्ड इन विच महाराष्ट्र, गुजरात एंड सौराष्ट्र वर इंक्लूडेड एंड मुंबई वॉज मेड एज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। फाइनली अ बिल मेकिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड reorganizing state was passed and implemented from 1956। अब मुंबई जो है वो द्विभाषी राज्य बना जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र प्रदेश होंगे और उसकी राजधानी होगी मुंबई, ऐसा निर्णय लिया गया। इन सभी सिफारिशों के साथ विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में मंजूर होने पर, हाँ, जब ये मंजूर किया गया उसके बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति को लेकर 1956 में कानून बनाया गया। The old classification of state as class A, B, C, D was dissolved। फिर जो पहले क्लासिफिकेशन किया गया उसमें सुधार किया गया। Amendments were made in the first appendix of the Indian Constitution and in place of their earlier classification। जो अब जो भारतीय संविधान में सुधार किए गए और जो पहले वाले जो क्लासिफिकेशन थे उनकी जगह पे नए क्लासिफिकेशंस किए गए। 2 पार्ट वर फॉर्म्ड कंप्रेसिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब जो पहले 4 पार्ट्स किए गए थे उसकी जगह अब दो पार्ट कर दिए गए, एक तो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरीज। द 14 स्टेट इंक्लूडेड आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल को राज्य बनाया गया। वाइल यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन थे? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये सिस्टम अभी तक चला आ रहा है कि पहले जो इन्होंने क्लास A, B, C, D बनाए थे अब उसको रिजॉल्व करके इन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बना दी, और स्टार्टिंग में 14 स्टेट ही थे। Finally, central government made to separate state Maharashtra and Gujarat on May 1st 1960। फिर फाइनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया, अलग राज्य बना दिया। ऑन 25 मई 1960 रिकॉग्नाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र एज द स्टेट वॉज मेड एंड इट्स कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई बनाई गई। और 1 मई 1960 इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात, गुजरात का फाउंडेशन डे 1 मई 1960। एंड इट इंक्लूडेड द रीजन ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ। और इसमें कौन कौन सा रीजन इंक्लूड थे, कौन कौन सा एरिया था? सौराष्ट्र और
कच्छ का। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड वर रिकॉग्नाइज्ड एज द लैंड ऑफ सेवन सिस्टर। अब उस समय लैंड ऑफ सेवन सिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि लैंड ऑफ सेवन सिस्टर किसे कहते हैं। तो देखिए, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये जितने भी ईस्ट साइड के स्टेट है इन्हें कहा जाता है लैंड ऑफ सेवन सिस्टम। ये सेवन सिस्टर्स, ये बिल्कुल अलग पार्ट है। यहाँ पे सेवन स्टेट्स है जिन्हें मिला के सेवन सिस्टर का नाम दिया गया है। देयर वॉज ऑलवेज अ continuous demand for formation of separate small state from the bigger state in the year 2000. झारखंड was separated from बिहार। अब जो बहुत बड़े बड़े जो राज्य थे उनसे ऐसा कहा गया इन बड़े राज्यों को थोड़े थोड़े छोटे राज्यों में बांट दिया जाए ताकि वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो क्या किया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ वो सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। उत्तराखंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया एंड वर रिकॉग्नाइज एज स्टेट, और इनको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। इन 2014 तेलंगाना वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट स्टेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। फिर 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। इवन टुडे, और अभी तक द डिमांड फॉर वेरियस सेपरेट स्टेट हैज़ बिन गोइंग ऑन, द लेटेस्ट वन बीइंग द विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र। और तब से लेके अभी तक जो बड़े बड़े राज्य हैं वो चाहते हैं कि उनके राज्य को दो भागों में बांट दिया जाए और एक जो छोटे राज्य उसको एक अलग राज्य की जगह दी जाए। और उसमें एक अभी जो का चल रहा है वो है विदर्भ रीजन, महाराष्ट्र की विदर्भ रीजन का, कि उसे भी एक अलग से राज्य बना दिया जाए। करेंटली द इंडियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट। और अभी हाल में हमारे भारत में 28 स्टेट है जिनके नाम देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली एंड झारखंड। और 7 यूनियन टेरिटरीज जो है वो है चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा एंड नागर हवेली एंड 1 नेशनल कैपिटल दिल्ली। डियर स्टूडेंट, इसको याद करने के लिए आप इंडिया के मैप में जो 28 स्टेट्स है और जो यूनियन टेरिटरीज आप मेंशन करिए तो आपका 28 स्टेट पूरी प्रॉपर तरीके से लर्न हो जाएगी, इसकी कैपिटल भी लर्न हो जाएगी। और हमारे भारत अगर हम इंडियन हैं तो हमें हमारा इंडिया का मैप पूरा फिल करना आना ही चाहिए। डियर स्टूडेंट, आपको एक ब्लैंक मैप लेना है और उसमें सभी स्टेट को फिल करना है, जिसे आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत, विदाउट एनी फैल। ये देखिए, ये रहा हमारा इंडिया का मैप। आपको ब्लैंक मैप लेना है और इसमें से देख करके इंडिया की जो स्टेट और कैपिटल है ये हमें फिल करनी है। फिर देखिए, अब हम पढ़ेंगे रीजनलिज्म, प्रदेशवाद। इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन विच पीपल फॉलोइंग डाइवर्स रीजन स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। हमारा जो भारत है वो क्या है कि बहुत ही विविधता वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जातियाँ हैं, रेसेस एंड कल्चरल अलग अलग रीति रिवाज है, हैव बिन लिविंग सिंस सेंचुरीज इन दिस कंट्री। कई सदियों से ये सब चला आ रहा है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ सच डाइवर्सिटी एज इंडिया हैज़। इस पूरे विश्व में ऐसी कोई कंट्री नहीं है इतनी विविधता है किसी भी कंट्री में नहीं, इतनी डाइवर्सिटी किसी भी कंट्री में नहीं है जितनी हमारे इंडिया में है। कल्चरल प्रोग्रेस इज नॉट एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर कास्ट और creed, but it's a unified effort of people living in India. इतनी सारी जो है विविधता होते हुए भी हमारा भारत कोई भी छुआछूत कुछ भी किसी में भी भेदभाव नहीं करता है। फिर भी सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्रेस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर पास्ट। जो कल्चरल सांस्कृतिक विकास किसी एक जाति अथवा लोगों के सामूहिक प्रयत्न और सिद्धियों का सामूहिक परिणाम होता है।
one of the main reason for creating the feeling of regionalism are certain greedy politicians, various communal group who exploit the feeling of people and lure them for their motives. प्रदेशवाद को प्रोत्साहन देना या उसका प्रभाव बढ़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं नेता, अगुआ या कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं. द पीपल हु क्रिएट एंड instigate regionalism are harmful element for national unity and integrity. इस तरह प्रदेशवाद की वृत्तियों को जगाने वाले और उसे उत्तेजित करने वाले, बहकाने वाले तत्व राष्ट्र की एकता के लिए हानिकारक घोषित होते हैं. द एस्पिरेशन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट इज़ गुड थॉट. पर्सनल डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही अच्छी सोच है. बट द वन हु पोजेस डेंजर टू द सोसाइटी एट लार्ज नेवर एस्पायर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. एक्टिविटीज हार्मिंग वंस ओवन स्टेट एंड कंट्री शुड नॉट बी डन. इंस्टेड वर्किंग फॉर वंस one country is necessary. After achieving independence, the thought for one's own country should come first instead of the state. अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ऐसी भावना से प्रदेश का विकास सर्वांगी नहीं हो सकता. साथ ही यदि वह उग्र स्वरूप धारण करे तो वह अनिष्टता और को आमंत्रित करता है. अगर कोई ये सोचे कि नहीं, मेरे से ज़्यादा कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ गया तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, अगर इस तरह की भावना लोगों के अंदर आ जाए तो विकास वहाँ पे ख़त्म हो जाता है. और ऐसी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है. देश में आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊंचा रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं गुजरात का हूँ तो मेरा गुजराती आगे जाना चाहिए, फिर मैं अगर महाराष्ट्र का हूँ तो महाराष्ट्र ही आगे जाना चाहिए. ऐसा नहीं. राज्य हमारे हैं लेकिन हम किसके हैं? भारत के. हम भारतीय, इसलिए हमारे में जो भारतीयवाद की भावना है, वो राष्ट्रीयवाद की भावना है, वही होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र, उसके बाद में हमारा प्रदेश और उसके बाद में भी हमारा समाज और सबसे लास्ट में हमें अपने आप को रखना चाहिए. तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा. इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस फॉर पीपल स्पीकिंग कॉमन लैंग्वेज, शेयरिंग कॉमन culture and living in certain specific geographical region for a long time to develop emotional bondage for one another. Language, caste and religion are the three main important factors for creating regionalism. और जो लैंग्वेज है, भाषा है, जाति और धर्म. भाषा, जाति और धर्म, इन तीन तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है. किसके लिए? प्रादेशिकता के उदय के लिए, रीजनलिज्म के लिए. अगर किसी में ये भावना आ जाती है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी भाषा, उनकी जाति और उनका धर्म. लोगों में अगर प्रेम होगा, जैसे देखो यहाँ पे बताया गया, इट बिकम वेरी ऑब्वियस फॉर पीपल स्पीकिंग कॉमन लैंग्वेज, शेयरिंग कॉमन कल्चरल एंड लिविंग इन सर्टेन स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप इमोशनल बॉन्डेज फॉर वन अनदर. इसमें क्या होता है कि एक ही जगह पे लोग काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, उनकी भाषा एक होती है, वो अपने जो कल्चरल है एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और काफ़ी लंबे समय के दरमियान एक साथ रहने के कारण उनमें एक बॉन्डेज हो जाता है. और उस बॉन्डेज के कारण उनकी भाषा, उनकी जाति और उनके धर्म के कारण जो है प्रदेशवाद की भावना पैदा हो जाती है. फिर अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज, भाषा. लैंग्वेज स्टिमुलेट रीजनलिज्म. भाषावाद ने प्रादेशिकवाद को प्रोत्साहन किया है. जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं तो हम गुजराती बोलते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं तो हम राजस्थानी बोलते हैं. तो इससे भाषा के कारण भी रीजनलिज्म ज़्यादा पैदा हुआ है, प्रोत्साहन मिला है. पीपल इन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन साउथ इंडिया डिमांड न्यू रीजन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज. द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ डिवीजन ऑफ रीजन एज पर द लिंग्विस्टिक बैरियर्स. भारत में प्रदेशवाद की उग्रता तो देश में भाषावार राज्यों की पुनर्रचना करने के लिए बने आयोग की सिफारिशों के अनुसार
कुछ परिवर्तन के साथ निर्मित कानून और उसका अमल कराने के बाद के समय में देखा गया। बाद में पता चला, जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गया उसके बाद में पता चला कि यहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये लैंग्वेज के कारण हमने क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन करते करते प्रदेशवाद भी ले आए, रीजनलिज्म भी ले आए हैं। कास्ट एंड रिलीजन, अब जब एक ही जगह पे लोग रहते होंगे तो उनके कास्ट और रिलीजन के कारण भी रीजनलिज्म की भावना पैदा हो जाती है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन लिव इन इंडिया, भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते। सुपीरियरिटी ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट इन सर्टेन रीजन, फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश हैव डिफरेंट कस्टम, ट्रेडिशन, लाइफ स्टाइल एंड प्रोफेशन। ये जो यहाँ के ईस्ट साइड की जो स्टेट है, यहाँ के लोगों का जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, लाइफ स्टाइल है, वो क्या है, प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। बोधो पीपल इन आसाम हैव बीन डिमांडिंग अ डिफरेंट रीजन, देयरफॉर स्ट्रॉमी मूवमेंट हैव बीन टेकिंग प्लेस। असम में बोडो जाति के लोग अपने अलग प्रदेश के लिए उग्र आंदोलन चला रहे हैं। अल्फा टेररिज्म इज़ एक्टिव इन आसाम, आसाम में अल्फा टेररिज्म भी एक्टिव है। पंजाब एंड हरियाणा सेपरेटेड बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म, पंजाब और हरियाणा को भी अलग होना है उनकी प्रादेशिकता की भावना के कारण। इन द सेम वे झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। करेंटली द डिमांड फॉर द सेपरेट विदर्भ रीजन फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ बीन गोइंग ऑन, और जो राज्यों में अगर उनमें कास्ट और रिलीजन अलग है तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्यों को उस राज्य से अलग कर दिया। जैसे अभी हमने पढ़ा कि झारखंड, फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब क्या हो गया, अपने अपने राज्यों से अलग होकर के अपने नए राज्य बन गए। और अभी विदर्भ का जो इशू है वो चल ही रहा है। इट इज़ नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एज यूनिटी ऑफ कंट्री शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन डिमांड ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन। ये जो वर्तमान समय में इस तरह से ही एक ही प्रदेश के में बहुमत वाले और एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया as a sovereign, socialist, secular, democratic and republic country. During the time of reorganization of state, regional demand should not be the priority, but unity of India should be the main aim. अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है उसमें डिक्लेयर किया गया भारत की एकता को। भारत में जो सोशलिस्ट है उनकी भारत में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत को उसमें सम्मिलित किया गया है। भारत ने संविधान में भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। राज्यों की पुनर्रचना के समय प्रादेशिक भावना की अपेक्षा समग्र देश की राष्ट्रीय एकता का विचार करके निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रदेश को देख करके निर्णय, नहीं, हमें हमारे राष्ट्र को देख के निर्णय लेना चाहिए। फिर देखिए रीजनल इनइक्वलिटी, प्रादेशिक असमानता। द फॉरेन रूलर डिड नॉट अंडरटेक developmental activities in places where they would not get any economic profit. As a result, there was regional inequality in such places. After independence, the Planning Commission was formed for social and economic development of India. विदेशी शासकों ने जहाँ आर्थिक लाभ न प्राप्त हो वहाँ ऐसे विकासात्मक कार्य नहीं किए गए। परिणाम स्वरूप ऐसे में प्रादेशिक असमानता विकसित हो गई। जहाँ पे उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे हमें फ़ायदा नहीं, वो जगह तो कैसी रही, एकदम पिछड़ी हुई रही। जहाँ पे फ़ायदा था वो जगह डेवलप हो गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता के बाद, द प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। वन ऑफ इट्स मेन एम वॉज द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन। उसका सबसे मेन एम था कि सभी अलग अलग जो राज्य है, अलग अलग जो जगह है वहाँ पे एक समान विकास हो। इनफैक्ट रीजनल प्रेशर सर्टेन पॉलिटिकल रीजन द टग ऑफ वार to take development programs to their own region, the maxims
for development, etc. And other factor played an important role in it. Therefore, regional inequality is seen in matter of equal development. Resource of development grant given are the factor for regional inequality. भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की रचना की गई। डेवलपमेंट कमीशन की रचना की गई। उसका मुख्य उद्देश्य था कि अलग अलग राज्यों को समान रूप से आगे बढ़ाना। प्रदेशवाद के दबाव, राजनीतिक कारणों से विकास योजना अपने प्रदेश में ले जाने की खींचतान, विकास के स्रोत, मजदूरी आदि अनेक परिबल उसमें भूमिका निभाते रहे। इससे संतुलित विकास के मामले में असमानता दिखाई देने लगी। सब लोग जो अपने प्रदेश में को विकसित करना चाहते थे, उन्होंने जितनी योजनाएं थी वो अपने प्रदेश के तरफ लागू करने के लिए खींचतान होने लगी। इस वजह से डेवलपमेंट में क्या आ गई, इनइक्वालिटी आ गई। इवन विद इन डेवलपमेंट, moderate development and less developed state, internal inequality exists considerably. इस तरह देश में विकसित, मध्यम विकसित और अल्प विकसित राज्य देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र इज इन कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट। महाराष्ट्र को डेवलप्ड स्टेट में गिना जाता है, बट इट्स रीजन लाइक विदर्भ एंड मराठवाड़ा आर बैकवर्ड। जबकि यहाँ के विदर्भ और जो मराठवाड़ा है वो बैकवर्ड है महाराष्ट्र में। सर्टेन एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश आर वेल डेवलप। आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, वाइल एरियाज लाइक रायलसीमा एंड तेलंगाना आर कंसिडरेबली बैकवर्ड। जबकि यहाँ के जो रायलसीमा के तेलंगाना है वो क्या है, बैकवर्ड है। कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। Some regions are ahead in agriculture development while some regions in industrial development. कहीं पे आर्थिक विकास, जो कृषि का विकास है, खेती का विकास है वो ज़्यादा हुआ, तो कहीं पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। There are many factors between the state which are quite visible for regionalism. इसी तरीके से रीजनलिज्म हमें देखने को मिलता है सभी क्षेत्रों में। There are some states who are at loggerhead for boundary issue even though they are a part of India, like between Maharashtra and Karnataka, Punjab and Haryana, and the boundary issue are still going on. Narrow mindedness is seen in reason to acquire personal motive related to the flow of water and minerals, industrial raw मटेरियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी आंध्र प्रदेश राज्य में रायलसीमा और तेलंगाना राज्य के कुछ क्षेत्र अल्प विकसित थे। कई राज्य कृषि विकास में तो कई औद्योगिक विकास में आगे आए। इस तरह राज्यों के बीच असमानता के लिए अनेक कारण देखने को मिलते हैं। उनमें से प्रदेशवाद का जन्म होता है। दो पड़ोसी राज्य भारत के हो तो भी सीमा जमीन के संबंध में विवाद चल रहे हैं। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य के बीच तथा पंजाब और हरियाणा राज्यों की सीमा के संबंध में भूमि विवाद चल रहा है। This regional inequality and narrow-mindedness is tremendously harmful to unity of the country. और इस तरीके की जो सोच है वो भारत की एकता के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। मीन for preserving country's dignity, superior position should be planned rather than taking interest to regional development. उसे स्वीकार कर राष्ट्रीय भावना का विकास कर राष्ट्र की गरिमा, स्थान ऊंचा बने रहे, ऐसे उपाय करने चाहिए। फिर देखिए साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास। इंडिया हैज़ मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द लास्ट हाफ सेंचुरी। भारत ने लास्ट हाफ सेंचुरी में अब साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की है। लुकिंग एट रीजनेबली लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लेस लिटरेसी, इंडियाज़ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कंपेरिजन विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज इज़ यूनिक। भारत में जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीमित मात्रा में मर्यादित और अल्प साधन, साक्षरता की कम मात्रा के परिप्रेक्ष्य में भारत का विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास जो है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही उल्लेखनीय है।
After independence, the distinguished national leader and scientists like Dr. Homi Bhabha, Dr. Raja Raman, Dr. Vikram Sarabhai, Dr. C.V. Raman, and in the field of engineering, Sir M. Vishwaraya Sam Pitroda, Dr. APJ Abdul Kalam, and the creator of successful metro railway project, creator E. Sridharan, are those engineers, scientists, and technocrats who had contribute remarkably in the field of science and technology। ये जो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो भी इंजीनियर, इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में रिमार्केबल कंट्रीब्यूट किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी आर द ग्लोरियस एग्जाम्पल। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही ग्लोरियस एग्जाम्पल है साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट का। वुमेन ऑफ इंडिया टू प्लेड अ नोटिसेबल रोल एंड बिलो गिवन इन द लिस्ट। देखिए नाम और उनकी फील्ड बताई गई है। जानकी अम्मा फ्लोरा, एजिमा चटर्जी केमिस्ट्री, डॉक्टर इंदिरा आहूजा मेडिसिन, शकुंतला देवी मैथमेटिशियन, कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट, सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट। Women of India have contributed large in the other sector to which brought further progress to our country। जो हमारी भारत की महिलाएं, उन्होंने भी भारत की में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड ग्रेन। जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब हम भारत अनाज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड थे। इन मेकिंग अ सेल्फ रेलियंट इन द एरिया टुडे हुज डैम्स, लैक्स एंड कैनाल्स हैव प्लेड अ मेजर रोल। और इसीलिए सेल्फ रेलियंट इन दिस एरिया, और इस एरिया में अपने आप के ऊपर निर्भर होने के लिए काफ़ी डैम्स का, लेक्स का, कैनाल्स का निर्माण किया गया। और इनका रोल है कि हम अपने आप पे निर्भर, खुद स्वनिर्भर हो पाए। वी हैव बीन मेकिंग अस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर द कंट्री। और भारत में वी हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर कंट्री, जो आधुनिक कृषि तकनीकी है उसका भी हमने उपयोग किया है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे देश में। वी हैव बीन एबल टू अचीव ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने हरित क्रांति को भी अचीव किया है। हमारे जो भारत में है उसमें हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है अनाज उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्वावलंबन महत्वपूर्ण सिद्धि मानी जा सकती है। भारत की सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धि क्या थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके कारण हमारा भारत अनाज के लिए स्वनिर्भर हो गया। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरीज एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैव बीन established to achieve growth in agriculture science. India had indeed made a significant headway in nuclear science and technology। परमाणु विज्ञान टेक्नोलॉजी का शांति में उपयोग करने के लिए संशोधन संस्थाएं और प्रयोगशालाओं का उल्लेख करना पड़ेगा। इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन लेबोरेटरीज फॉर पीसफुल पर्पज इन इट्स न्यूक्लियर पावर। Nuclear scientists and engineers have constructed ultra-modern nuclear reactor and power station by successfully conducting nuclear tests twice at Pokhran in Rajasthan. We have been successful in making nuclear bomb। भाभा परमाणु क्षेत्र संशोधन उपरांत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नोक्रेटों इस क्षेत्र में हमारे भारत ने क्या किया? बहुत ही ज़्यादा विकसित, बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय सिद्धि प्राप्त की है। इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड रिसर्च, इंडिया ने अपने जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेबोरेटरीज है, वो स्थापित की है फॉर पीसफुल पर्पज, शांति व्यवस्था के लिए, ऑफ इट्स न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर हैव कंस्ट्रक्टेड अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्ट किया है और उसके बाद में पावर स्टेशंस बनाए हैं और सक्सेसफुली इसको टेस्ट भी किया है। कहाँ किया है? 2 बार पोखरण में। और इसी कारण से वी हैव बीन सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल हो गए इन मेकिंग न्यूक्लियर बम बनाने में। India's achievement in a very short time in space research technology in spectacular।
We have developed space shuttle geosynchronous satellite launch vehicle to launch satellite in outer space. We also have launched satellite in outer space. Satellites like Aryabhat, Bhaskar, Rohini, etc. Successfully conducting nuclear test in the telecasting, education, weather and getting information about mineral through remote sensing system. हमारे भारत ने जो अचीवमेंट्स प्राप्त किए उसमें काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, ये सभी जो है जो न्यूक्लियर टेस्ट थे, कहाँ कहाँ किसके लिए, टेलीकास्टिंग, एजुकेशन, वेदर और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, जिन्हें स्पेस में स्थापित किया गया है। इन द लास्ट 1 डिकेड और लास्ट दशक में वी हैव मेड सिग्निफिकेंस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट, fax, email, Twitter and computer, WhatsApp, and so now India is considered in the race of developed nations। और ये जो भारत ने टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन में भी काफ़ी सारा सिद्धि प्राप्त की है, जैसे हमने अभी पढ़ा कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, इन सभी के माध्यम से। और अब हमारा भारत डेवलप का नाम भी डेवलप्ड नेशंस के साथ में आने लगा है। The use of biotechnology in industries, energy, agriculture, health, and the continuous research and development in the field have resulted in the maxims like डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया वर्ल्ड फेमस। उद्योग, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग और उनमें हो रहे सतत संशोधन विकास के कारण डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के नारे विश्वविख्यात बन गए हैं। मैरीन रिसर्च एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हार्बर development including education and health sector too are continuously involved to making progress। 21st June has been declared as the World Yoga Day by the United Nations, which shows the glowing future of India। समुद्री संशोधन क्षेत्र में विकास के प्रयास, मानव संसाधनों के उत्तम उपयोग के प्रयास, मार्गों और बंदरगाहों का विकास तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हो रहे प्रयास को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क रूप है, उनको प्रयास सीमा चिन्ह रूप है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून का दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत के उज्जवल भविष्य का एक घोतक है। इसी के साथ डियर स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वारी हो तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। इसी के साथ अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो भी आप हमें कमेंट में लिख करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।